Hello everyone, welcome to IAS Toppers Pre-Charge 2020 Revision Series Science, Technology and Defense। सबसे पहला टॉपिक है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के बारे में जानने से पहले हमें दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की जानकारी ज़रूरी है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है माइक्रोग्रेविटी। माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एस्ट्रोनॉट्स या कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस होता है यहाँ पे, तो उसे ऑलमोस्ट वेटलेसनेस एक्सपीरियंस किया कर सकता है। करंटली ऐसे जगह ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड है, वहाँ पे माइक्रोग्रेविटी के में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये पता लगाया गया है कि माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट हेल्थ इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उनमें से सबसे पहला है स्पेस मोशन सिकनेस हो सकता है, दूसरा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस हो सकते हैं, मतलब हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और तीसरा मसल लॉस या बोन लॉस भी हो सकता है। अब हम जानते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अकॉर्डिंगली 160 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू 1000 किलोमीटर्स ये एरिया को लो अर्थ ऑर्बिट माना जाता है। यहाँ पे करंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्लेस्ड है, और यहाँ पे अगर कोई भी सैटेलाइट अगर प्लेस्ड होता है तो वो 90 मिनट्स लगता है उसको अर्थ का एक रेवोल्यूशन करने में। अब हम जानते हैं गगनयान मिशन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। हाल ही में क्या हुआ था, DRDO ने और इसरो ने दोनों ने मिलकर गगनयान मिशन में कुछ जॉइंट कोलैबोरेशन करने का प्रस्ताव रखा है। अब गगनयान मिशन में ये होगा कि 3 एस्ट्रोनॉट्स को 5 से 7 दिन तक स्पेस में भेजा जाएगा, और ये होगा 2022 तक। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है, इस मिशन को अंजाम देने के लिए GSLV Mark 3 का यूज़ किया जाएगा, और जो स्पेसक्राफ्ट है उसको लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। जो यहाँ पे जो क्रू है, जो ये 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और इसके टोटल बजट होगा 10,000 करोड़। और जब ये काम हो जाएगा सारा क्रू का, ये जो क्रू मॉड्यूल के साथ हैं जहाँ पे ये क्रू प्लेस्ड होंगे, वो मॉड्यूल पूरा पैराशूट के थ्रू फाइनली अरेबियन सी में गिर जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, US, रशिया और चाइना के बाद इंडिया चौथा कंट्री होगा जो ऐसे मैन्ड स्पेस मिशन को अंजाम देने वाला है। अगला टॉपिक है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 के बारे में जानने से पहले हम मून के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है और सोलर सिस्टम में 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट है। सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट जुपिटर का है जिसका नाम है गाइनामेड। ठीक है, मून की एक खास बात यह है, मून की रोटेशन और अर्थ की रोटेशन दोनों सिंक्रोनस है, मतलब सेम है। इसके वजह से जो भी अर्थ में जो भी लोग हैं उनको हमेशा मून का एक साइड ही दिखाई देता है। मून का साइंटिस्ट का मानना ये है कि मून का जो फॉर्मेशन है वो उसका फॉर्मेशन और अर्थ का फॉर्मेशन लगभग 4.51 बिलियन ईयर्स टाइम का बने हैं। ठीक है, मून की जो फिज़िकल फीचर्स की एक ख़ास बात ये है, वो है क्रेटर्स। जैसे यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये ऐसा माना जाता है क्रेटर्स का फॉर्मेशन एस्ट्रॉइड्स का जो इम्पैक्ट है मून पे, उसके वजह से ये क्रेटर्स बनते हैं। क्रेटर्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम अगले टॉपिक में मेंशन किया जाएगा। मून का जो मेन इन्फ्लुएंस है अर्थ में, वो है टाइड्स के द्वारा देखा जा सकता है। अब चंद्रयान 2 में एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से लास्ट मिनट में उसका फेलियर हो गया था। तो अब हम जानते हैं चंद्रयान 2 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला फैक्ट ये है कि चंद्रयान 1 का सक्सेसर है जो 2008 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन का अंजाम GSLV Mark 3 ने दिया था, और इस मिशन में 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक है ऑर्बिटर, दूसरा है लैंडर और तीसरा है रोवर। ऑर्बिटर 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड में रह के मून के जो फिज़िकल फीचर्स है उसको मैप करेगा। लैंडर, जिसका नाम दिया गया है विक्रम, ये एक सॉफ्ट लैंडिंग करके मून के जो 2 बड़े क्रेटर्स के बीच में एक हाई प्लेन है वहाँ पे जाके लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग 2 टाइप के लैंडिंग होते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग में क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट को एकदम धीरे से लैंड किया जाएगा, और ताकि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें ज़्यादा डैमेज ना हो। हार्ड लैंडिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है।
हार्ड लैंडिंग फॉर एग्जांपल आप डार्ट मिशन करके है नासा का, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट को एक एस्ट्रॉयड के अगेंस्ट इम्पैक्ट किया जाएगा, तो इसको हार्ड लैंडिंग कहेंगे। और एक और फाइनली रोवर है, जो एक छोटा सा रोबोट होगा जिसका नाम दिया गया है प्रज्ञान। इस ऑर्बिटर की लाइफ होगी 1 साल और लैंडर और रोवर की लाइफ होगी 1 लूनार डे, यानी अर्थ के 14 दिन। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इस मिशन के। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि मून के फिजिकल फीचर्स को मैप करना। फिजिकल फीचर्स का मतलब टोपोग्राफी, मिनरोलॉजी, एक्सोस्फीयर और साइज्मिक एक्टिविटी। टोपोग्राफी का मतलब है वहाँ की जो फिज़िकल जो जैसे माउंटेन्स हैं या वैलीज़ हैं उन सबको मैप करना। दूसरा मिनरोलॉजी, मतलब वहाँ के जो मिनरल कंटेंट है उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना। तीसरा एक्सोस्फीयर मतलब मून का जो एकदम आउटर एटमॉस्फेयर है, जो एकदम हाई अल्टीट्यूड में है, उसको मैप करना। 2019 में इसरो ने पता लगाया है कि जो एक्सोस्फीयर है मून का, वहाँ पे आर्गॉन गैस के पार्टिकल्स पाए गए हैं। और साइज्मिक एक्टिविटी कि मून के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके वजह से क्या मून क्वेक्स आ रहे हैं कि नहीं, ये सब मैप करने का एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मून के आयनोस्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डेंसिटी पता करना। आयनोस्फीयर मतलब जो अपर एटमॉस्फेयर में जहाँ पे सन का जो रेज हैं और जो गैसेस है दोनों इंटरेक्ट करके आयॉन्स बहुत बनते हैं, वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्टडी करना। तीसरा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये था कि मून में जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फाइंड आउट करना। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मून के पोलार रीजन्स में वहाँ पे अकॉर्डिंग टू नासा ऐसे आइस कैप्स बने हुए हैं, तो साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि वहाँ पे पानी की होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और चौथा कि ये एक टेस्ट करना था कि जो सॉफ्ट लैंडिंग है, जो हमारे जो विक्रम लैंडर है, वो सही तरीके से हो पा रहा है कि नहीं। अगला टॉपिक है मित्रा क्रेटर। मित्रा क्रेटर के बारे में जानने से पहले हम मून के क्रेटर्स के बारे में जान लेते हैं। ये एक बॉल शेप लैंडफॉर्म है, मून के सरफेस पे पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने मार्क किया है। ये इसलिए फॉर्म होते हैं क्योंकि मून में वॉल्केनिज्म हो सकता है या वहाँ पे कोई भी एस्ट्रॉयड जब जाके इम्पैक्ट करते हैं तो ये बॉल शेप क्रेटर्स टाइप कुछ चीज़ें बन जाती हैं मून पे। इनका एक ख़ास बात यह है कि जिस शेप में ये बने हैं वे वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसका मेन कारण ये है कि मून में कुछ डिस्टर्ब करने के लिए कुछ एटमॉस्फेयर है नहीं, तो इसीलिए उनका शेप सेम रहता है। अब जो सबसे बड़ा क्रेटर है मून में, उसका जो एरिया है वो है 2500 किलोमीटर्स का और इसका नाम है साउथ पोल एटकिन बेसिन। हाल ही में चंद्रयान 2 ने एक क्रेटर फाइंड आउट किया है और इस क्रेटर का नाम शिशिर कुमार मित्रा के नाम पर रखा गया है एज अ मित्रा क्रेटर। ठीक है, अब हम जानते हैं शिशिर कुमार मित्रा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इनका जन्म 1890 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1963 में हुआ था। इन्होंने भारत में रेडियो कम्युनिकेशन को इंट्रोड्यूस किया है। इन्होंने कलकत्ता में रेडियो प्रोग्राम्स का ट्रांसमिशन भी स्टार्ट किया था 1926 में। ये भारत में स्पेस रिसर्च और हाई अल्टीट्यूड रॉकेट रिसर्च प्रोग्राम्स को प्रमोट कर रहे थे। इन्होंने एक बुक लिखा है अपर एटमॉस्फेयर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है साइंटिफिक सर्कल्स में, और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है। अब हम जानते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में। ये 1919 में फाउंड किया गया था और इनका मेन काम ये है कि एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट करना थ्रू रिसर्च, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। इनमें 107 कंट्रीज़ का मेंबरशिप है इस यूनियन में और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बॉडी है इस फील्ड में। अब ये एग्जैक्टली काम करते क्या है? पहला काम ये करते हैं कि जो भी एस्ट्रोनॉमिकल और फिज़िकल कांस्टेंट्स हैं, जैसे लाइट हो गया ऐसे, या कोई प्लैनेट हो गया, इन प्लैनेट को डिफ़ाइन करना या कुछ अनएम्बिगुअस जो अननोन फिनोमेना है इनको भी डिफ़ाइन करने का काम IAU करती है। अब कोई भी नए सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गए या इन सेलेस्टियल बॉडीज़ में कुछ फीचर्स हो गए तो इनको कुछ नाम देने का काम भी IAU करती है।
और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो करती है वो है एजुकेशनल एक्टिविटीज़। IAU यूनेस्को या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट कर सकती है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। अगला टॉपिक है 30 मीटर टेलीस्कोप। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 30 मीटर टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। इसका नाम 30 मीटर टेलीस्कोप इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो मिरर है उसका जो डायामीटर है वो 30 मीटर्स का है। अब ये दुनिया में 3 बड़े मेगा टेलीस्कोप्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया है, जिन बाकी 2 का नाम है जायंट मैगेलियन और दूसरा है यूरोपियन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप। ये दोनों टेलीस्कोप्स चिले कंट्री में लोकेटेड हैं। 30 मीटर टेलीस्कोप का फंडिंग 5 कंट्रीज़ मिलके कर रहे हैं, जिनमें से भारत एक है। अन्य कंट्रीज़ का नाम है कनाडा, चाइना, जापान और USA। इंडिया 10% रिसोर्सेज कमिट कर रहा है, जिसके वजह से इंडिया को 10% ऑफ द ऑब्जर्वेशन टाइम मिलेगा। 30 मीटर टेलीस्कोप का मेन फ़ायदा ये होगा कि जो यूनिवर्स में जो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व करने में बेनिफिट हो सकता है। दूसरा, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। अगला टॉपिक है प्लूनेट्स। रिसेंटली एक प्लूनेट्स करके एक नया टर्म डिफाइन किया गया है एस्ट्रोनॉमर्स के थ्रू। प्लूनेट्स का मतलब ये है कि वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो उनके प्लैनेट के ग्रेविटी को एस्केप कर चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि 5 बिलियन सालों के बाद जो अर्थ का जो मून है वो भी एक प्लूनेट होने वाला है। अगला टॉपिक है इनसाइट लैंडर। इनसाइट लैंडर के बारे में जानने से पहले हम मार्स के बारे में जान लेते हैं। मार्स सन के डायरेक्शन से 4th प्लैनेट है। इसकी साइज़ अर्थ से 50% छोटी है। मार्स के 2 मून्स हैं, फोबोस और डेमोस। मार्स के जो अब टेरेन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो कोल्ड डेजर्ट है। जैसे अर्थ में सीजन्स, पोलर आइस कैप्स, वॉल्केनोज पाए जाते हैं, वैसे ही सेम मार्स में भी पाए जाते हैं। मार्स की जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के कंपैरिजन में बहुत थिन है, ठीक है। और यहाँ की वॉल्केनोज की खास बात यह है कि ये ऑलमोस्ट सारे डेड हैं। अब हम जान लेते हैं इनसाइट लैंडर के बारे में। इनसाइट का फुल फॉर्म ये है इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग साइज्मिक इन्वेस्टिगेशंस, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। साइज्मिक इन्वेस्टिगेशंस का मतलब ये है कि मार्स के जो इंटीरियर स्ट्रक्चर में की वजह से कुछ जो साइज्मिक वेव्स आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करना। जियोडेसी का मतलब ये है मार्स का जो फिज़िकल शेप है, जो मतलब ज्योमेट्रिकल शेप है उस और वहाँ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको स्टडी करना। और हीट ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है मार्स के अंदर जो कोर है वहाँ से जो हीट का मूवमेंट है वो उसको स्टडी करना। ये नासा ने लॉन्च किया है 2018 में और इस प्रोग्राम का नाम है डिस्कवरी प्रोग्राम। ये एक एक्सप्लोरर है, मतलब एक रोबोट है और इस रोबोट के साथ 3 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। एक साइज्मोमीटर लगा हुआ है, एक हीट प्रोब लगा हुआ है और रेडियो एंटीना लगा हुआ है। अगला टॉपिक है स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप। नासा प्लान कर रहा है स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप को शट डाउन करने के लिए। जैसे कि नाम में लिखा हुआ है स्पेस टेलीस्कोप, मतलब ये वो वैसे टेलीस्कोप्स हैं जो स्पेस में लॉन्च किए गए हैं। अब हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये 2003 में लॉन्च किया गया था। ये एक इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप का मतलब ये है, देखिए जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे कि स्टार्स या कोई डस्ट, गैस, डस्ट, ये सब जो लाइट एमिट करते हैं वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में एमिट करते हैं। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं। ये टेलीस्कोप स्टार बर्थ्स या ब्लैक होल्स ऐसे जो भी फिनोमेना होते हैं उनको डिटेक्ट करने में बहुत लाभदायक होता है। ये स्पेस टेलीस्कोप की खास बात ये है, ये अर्थ ट्रेलिंग ऑर्बिट में सबसे पहला ऑब्जेक्ट है जो फ्लाई कर रहा है। अर्थ ट्रेलिंग ऑर्बिट का मतलब ये है कि अर्थ के जो जिस डायरेक्शन के अगेंस्ट ये फ्लाई करता है। अब नासा ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। इनमें 4 मेजर टेलीस्कोप्स हैं। पहला टेलीस्कोप है स्पिट्ज़र टेलीस्कोप, दूसरा
हबल स्पेस टेलीस्कोप, तीसरा कॉम्पटन गैमा रे ऑब्जर्वेटरी और चौथा चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। अब हम जान लेते हैं कुछ अचीवमेंट्स स्पिट्ज़र टेलीस्कोप का। पहला अचीवमेंट ये है, जो सैटर्न का जो सबसे लार्जेस्ट रिंग है वो स्पिट्ज़र टेलीस्कोप के माध्यम से हुआ है। दूसरा, इस टेलीस्कोप्स के थ्रू सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का डिस्कवरी हुआ है जो बहुत दूर हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि जो नए नए स्टार्स हैं, न्यूबॉर्न स्टार्स हैं, उनका स्टडी किया गया है इस टेलीस्कोप के डेटा के थ्रू। और ट्रैपिस्ट-1 करके एक स्टार है, वहाँ पे 7 अर्थ के साइज़ के जो प्लैनेट्स की डिस्कवरी भी स्पिट्ज़र टेलीस्कोप के माध्यम से हुई है। अगला टॉपिक है नासा ड्रैगन फ्लाई मिशन। ड्रैगन फ्लाई मिशन के बारे में जानने से पहले हम टाइटन मून के बारे में जान लेते हैं। टाइटन मून सोलर सिस्टम में सेकेंड लार्जेस्ट मून है। लार्जेस्ट मून जुपिटर को ऑर्बिट करता है जिसका नाम है गैनीमेड। ये टाइटन मून सैटर्न को ऑर्बिट करता है। अर्थ के अलावा ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ये ओनली जगह है जहाँ पे लिक्विड पाए जाते हैं और यहाँ पे रिवर्स, लेक्स और सीज भी हैं। क्रिस्टियन ह्यूगन्स ने 1655 में इस मून को डिस्कवर किया था। और ड्रैगन फ्लाई मिशन से पहले यहाँ पे और भी स्पेसक्राफ्ट गए थे। पहला है पायोनियर 11, दूसरा वॉयेजर 1 और तीसरा कैसिनी। अब हम जान लेते हैं ड्रैगन फ्लाई मिशन के बारे में। ये एक ड्रोन भेजने का प्लान है टाइटन मून के पास। यहाँ पे एक रोटरक्राफ्ट लैंडर होगा। रोटरक्राफ्ट मतलब जैसे हेलीकॉप्टर है वैसा ही एक रोटरक्राफ्ट लैंडर को वहाँ भेजा जाएगा। ये नासा का न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम के तहत इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस मिशन को, और ये 2026 में लॉन्च किया जाएगा और 2034 को एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ तक पहुँच जाएगा। अगला टॉपिक है पंच मिशन। पंच मिशन के बारे में जानने से पहले हम 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जान लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कोरोना। कोरोना सन के एटमॉस्फेयर का आउटरमोस्ट लेयर है। ये लेयर बहुत ही हाई टेम्परेचर का होता है। इनफैक्ट ये सन का जो लैंड, जो ज़मीन है, उससे एटलीस्ट मोर देन 100 टाइम्स हॉटर है। ये नॉर्मली अगर हम देखते हैं तब ये दिखाई नहीं देता, ये ओनली स्पेशल ओकेजन्स में दिखाई देता है। पहला एक नेचुरल ओकेजन है जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है तब, और अगर इसे नॉर्मली अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी जिसका नाम है कोरोनाग्राफ। कोरोना 2 इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन्स को अंजाम देता है। पहला है कोरोनल मास इजेक्शंस और दूसरा है सोलार विंड। पहले हम सोलार विंड के बारे में जान लेते हैं। जो सूरज है वो पूरे सोलर सिस्टम में उसका एक विंड फ्लो होता है। ये जनरली कोरोना, जो सूरज का जो कोरोना है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। इसका जो स्पीड है वो 900 किलोमीटर्स पर सेकेंड है और उसका टेम्परेचर मोर 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ये प्लाज्मा से बना हुआ है। और अगला है कोरोनल मास इजेक्शंस। 1859 में एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म हुआ था, अर्थ एक्सपीरियंस किया गया था। इस स्टॉर्म के वजह से उस टाइम में रेडियो कम्युनिकेशंस एकदम से ठप पड़ गए थे। इसका मेन कारण था कोरोनल मास इजेक्शंस। ये एक हाईली एनर्जाइज्ड पार्ट एकदम से रिलीज़ हो जाता है कोरोना की वजह से, कोरोना के थ्रू। और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी प्लाज्मा, एनर्जी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मैटर, ये सब बहुत भर भर के एकदम से छूट जाता है, तो इसे कोरोनल मास इजेक्शंस कहते हैं। अब हम जानते हैं पंच मिशन के बारे में। पंच मिशन नासा ने लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म है पोलारीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर। ये 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इनमें 4 माइक्रो सैटेलाइट्स होंगे। इनका मेन काम ये होगा कि सन के आउटर कोरोना और सोलार विंड में जो पार्टिकल्स का ट्रांजिशन होता है, मतलब एक पार्टिकल से जो चेंजेस आते हैं उसको ऑब्जर्व करना और सोलार विंड और कोरोनल मास इजेक्शंस को ट्रैक करना। अगला टॉपिक है वॉयेजर 2। वॉयेजर 2 के बारे में जानने से पहले हम 2 कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। एक हीलियोस्फीयर, ठीक है, सूरज का के जो मैग्नेटिक फील्ड का आउटर मोस्ट लिमिट है, वो लिमिट
को हीलियोस्फीयर कहते हैं। इस स्फीयर के आगे जो भी स्पेस आता है उसको इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। वो हम जानते हैं वॉयेजर मिशन के बारे में। नासा का ये एक मिशन है जो इंटरस्टेलर स्पेस जो भी सोलर सिस्टम के आगे हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। इसमें 2 स्पेसक्राफ्ट्स थे, एक वॉयेजर 1 और एक वॉयेजर 2। इसको 1977 में लॉन्च किया गया था और इसकी लाइफ स्पैन थी 5 साल, लेकिन ये 41 ईयर्स तक चल गई। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स जान लेते हैं। ये नासा का सबसे लंबा चलने वाला मिशन है। 2018 में वॉयेजर 2 दूसरा मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंच गया था और ये ओनली स्पेसक्राफ्ट है जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून जो 4 गैस जायंट प्लैनेट्स हैं वहाँ पे ये स्पेसक्राफ्ट पहुंचा था। और इस स्पेसक्राफ्ट ने 16 मून्स की डिस्कवरी में मदद की। स्पेसक्राफ्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना का ऑब्जर्व किया है, वो है नेपट्टून का ग्रेट डार्क स्पॉट फिनोमेना।